पेज 227 चैप्टर नंबर 19 चैप्टर नंबर 9 कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। पहले हमने पढ़ा सर यूनिट्स का, प्रोडक्शन यूनिट्स का, आउटपुट का, कि हम ज्यादा काम करते हैं तो हमारा आउटपुट कैसे बढ़ता है, फिर कैसे घटना चालू हो जाता है। उस टाइम हमने यूनिट्स की बात की थी। नेक्स्ट चैप्टर में हमने बात करी कॉस्ट की। स्टार्टिंग में ज्यादा यूनिट्स बनाने से हमारी टोटल कॉस्ट घटने लग जाती है, फिर बढ़ने लग जाती है। कॉस्ट की इस बार बात कर रहे हैं इनकम की, रेवेन्यू की। आपके अकाउंट्स की भी पहली क्लास जब हुई थी आपको रेवेन्यू सिखाया गया था। कंपनी में जितने भी आमदनी हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, उसे रेवेन्यू कहते हैं। पहली क्लास में ये बताया गया था आपको। जब आगे चैप्टर्स बढ़ा तो फिर आपको ये बताया गया कि गलत पढ़ाया गया था, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। चैप्टर नंबर 2 ध्यान हो, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब सेल्स से है, जो हमें ग्रॉस रिसीट मिलती है। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो जो सर्विस से मुझे पैसा मिल रहा है, जो फीस मिल रही है क्लाइंट से, वो है रेवेन्यू। अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो सेल करके जो मुझे पैसा मिल रहा है वो है रेवेन्यू। प्रॉफिट नहीं है वो, उसमें से भी खर्चे माइनस होने बाकी हैं। खर्चे माइनस होंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। क्लियर हो पा रही है बात? तो रेवेन्यू और प्रॉफिट एक बात नहीं है। रेवेन्यू का मतलब सेल्स। सेल्स देखो इसलिए वर्ड नहीं लिख रहे हैं सर, रेवेन्यू क्यों बोल रहे हैं, सेल्स बोल रहे हैं, सिंपल सा आसान सा वर्ड रहेगा। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में कैसे बोलेंगे सेल्स? इसलिए रेवेन्यू जो वर्ड रखा हुआ है, इसके अंदर सेल्स भी आ गई, इसके अंदर फीस भी आ गई। ये सिंपल इसलिए वर्ड रखा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। पहला टॉपिक दिया हुआ है व्हाट इज रेवेन्यू। सपोज यू आर रनिंग अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम। यू प्रोड्यूस 1000 आइसक्रीम्स डेली। बाय सेलिंग दीज आइसक्रीम्स यू गॉट 10,000 रुपीज। तो एक आइसक्रीम मतलब 10 रुपए की बेच रहे हैं। इन इकोनॉमिक्स दिस अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज इज कॉल्ड रेवेन्यू। जो सेल करके पैसा है, प्रॉफिट नहीं है ये। बाय सेलिंग अ कमोडिटी मतलब गुड्स, व्हाटएवर मनी अ फर्म रिसीव्स, उसे रेवेन्यू। क्लियर हो गई जी बात? नीचे लिखा हुआ है द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसीट्स और मनी रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो बेच करके पैसा मिले उसे कहते हैं रेवेन्यू। आगे देखते हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, सेम नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट। इक्वेशन दे रखी है, देखिए चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं हम अकाउंट्स में। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सेल में से जब खर्चे घटाएंगे तो जो बचेगा वो प्रॉफिट है। इट कैन बी लॉस अगर कॉस्ट ज्यादा है। अच्छा जी, अब हम रेवेन्यू को लेफ्ट हैंड कॉस्ट को हम लेकर एलएचएस में, तो क्या फॉर्मूला बन गया? रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब आपने जो पैसा लगा रखा है लागत, उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लीजिए, सेल्स पता लगता है। आगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। सर ये मार्जिनल पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो। मार्जिनल मींस एडिशनल, एक यूनिट बढ़ते ही टोटल में कितना चेंज आ जाता है, उसे मार्जिनल कहते हैं। चाहे हम मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ रहे हो या मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू। एक मान लो मैं 100 यूनिट बेच रहा हूं, 100 की जगह मैंने 101 बेच दी, तो एक यूनिट और एक्स्ट्रा बेची, उससे कितना मुझे सेलिंग प्राइस से पैसा मिला, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मेरा सेलिंग प्राइस फिक्स है, फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम 10 रुपए की है, आप एक खरीदो, 50 खरीदो, 1000 खरीदो, 10 रुपए की रहेगी फिक्स। फिर तो एमआर 10 रुपए फ्लैट है, चेंज नहीं होगा एमआर। एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचो 10 रुपए, यूनिट एक्स्ट्रा बेचो 10 रुपए, तो फिक्स हो गया। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। अगर ज्यादा क्वांटिटी में कोई सामने वाला खरीदता है तो हम रेट डाउन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर एमआर कम होना शुरू कर देता है। मतलब पहला आइसक्रीम बेच के 10 रुपए, 10 आइसक्रीम क्या बता 11वीं आइसक्रीम बेच रहा हूँ तो शायद 9.5 रुपए लगा लूंगा, तो रेट घटना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो अभी देखा है टोटल रेवेन्यू, द रेवेन्यू दैट अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग अ गिवन आउटपुट। जो आउटपुट है, जो हमारा फिनिश गुड्स हैं, उसको बेच करके उसे टोटल रेवेन्यू कहते हैं। एग्जांपल वही दे रखा है सर, मान लीजिए 100 आइसक्रीम है और मैं एक आइसक्रीम मान लीजिए 100 रुपए के रेट से बेचता हूं, तो 10,000 रुपए टोटल रेवेन्यू आ गया। टी टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू पी मतलब प्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय क्यू मतलब क्वांटिटी। सेकंड टॉपिक से स्टार्ट हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू। एक यूनिट एक्स्ट्रा बेच करके कितनी रेवेन्यू आएगा।
प्रोडक्ट हो चाहे कॉस्ट हो चाहे रेवेन्यू, फॉर्मूला वही है जी, टोटल वाला माइनस पिछला टोटल वाला। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड। एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचो तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया वही है एमआर। इट इज एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, एमआर इक्वल्स टू TRN minus TRN minus 1। ये सेम फॉर्मूला कॉस्ट में है, सेम फॉर्मूला प्रोडक्ट वाले में। जो आपको मान लो MR5 निकालना है तो TR5 minus TR4। एग्जांपल देखें, इलस्ट्रेशन देखें। मान लीजिए TR 10,000 रुपए है और हमने बेची 10 यूनिट। एक यूनिट कितने रुपए की? 1,000 रुपए की। 10,000 रुपए टोटल सेल है और हमने 10 यूनिट बेची है, तो एक यूनिट कितने रुपए में बेची? 1,000 में तो बेची। अच्छा जी, और 11,000 रुपए हमारी TR, टोटल यूनिट 11,000 रुपए है और हमने बेची है 11 यूनिट, तो एक यूनिट कितने में बेची? 1,000 में बेची है। तो जो चेंज आ रहा है वो एडिशनल रेवेन्यू जो आ रहा है वो 1,000 रुपए आ रहा है, यही हमारा 11,000 माइनस 1,000। A firm may not increase its output by 1 unit at a time. Instead, output may increase by several times at a time. मतलब कई गुना आउटपुट बढ़ जाएगा। जैसे 10,000 की जगह सीधा 15,000 कर दिया हमने, है ना। In such situation, MR is estimated by the following solution. Simple सी बात, change in TR upon change in quantity। भाई सीधी सी बात, आपको पर यूनिट जानना है ना चेंज, तो जितना MR में चेंज आ रहा है उसको ऊपर रखो। जो हमने एग्जांपल अभी भी करा, चेंज कितना आ रहा था TR में? 1,000 रुपए का, और क्वांटिटी में चेंज कितना? 1। 1,000 अपॉन 1, 1,000 आंसर आ गया। ऐसे आपको दे दी जाए 10,000, 1,000 यूनिट का अलग और 1,200 यूनिट का अलग, तो उनमें चेंज कितना आ रहा है वो ऊपर, और 1,000 की जगह 200 यूनिट का चेंज है वो नीचे। मतलब चेंज इन MR, सॉरी चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी से हमारा निकल जाएगा। अगर हम सीधा एक का लिखा नहीं रखा, ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है TR 10 यूनिट का 1,000 रुपए और 15 यूनिट का 1,500 रुपए। बताओ कैसे करेंगे? बताओ चेंज इन TR कितना है? 500। बिल्कुल सही, चेंज इन TR है 500। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 500। हमारा आगे वो हमें सीधा नेक्स्ट वाला नहीं दे रखा, अगर मान लीजिए काफी बाद का दे रखा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ये दे रखा है 10 मिनट पर, ये 15 पे। नॉर्मली क्या होता है कि 10 पे दे रखा होता है, 11 पे दे रखा होता है, सीधा डिफरेंस दे लेते हैं। इस बार गैप ज्यादा लंबा दे रखा है, तो ऐसे इस पे क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट चेंज कितना पता हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ गए जी, फोकस जोन में वही लिखा हुआ है फॉर्मूला जो हमने अभी भी पढ़ा है। फोकस जोन से नीचे पढ़ रहे हैं, सिंस MR इज द एडिशनल रेवेन्यू, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्स्ट्रा सेल आ रही है वो MR है। किस चीज से आ रही है वो? फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ, जो एक्स्ट्रा यूनिट बेच करके जो आ रहा है। सम टोटल ऑफ MR कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू TR। जितना जितना MR में चेंज आता जा रहा है वही तो TR बनता जा रहा है। अगर 5 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करी हमने तो 5 यूनिट का MR जोड़ो, वो TR के बराबर है। सिंपल सी बात है। MR1 क्या है? एक यूनिट से कितना पैसा आया। MR2 क्या है? सेकंड यूनिट से कितना पैसा आया। MR3 क्या है? थर्ड यूनिट से कितना पैसा आया। और TR3 क्या है? 3 यूनिट को फर्क देखो इसका। इन दोनों को फर्क समझो। थर्ड यूनिट बेचकर कितना पैसा आया, 3 यूनिट्स बेचकर कितना पैसा आया। फर्क समझ पा रहे हैं? कौन बड़ा होगा रुपीस में? TR बड़ा होगा। मतलब मैंने पहली यूनिट बेच दी, फिर सेकंड बेच दी, फिर थर्ड बेची। थर्ड किस रेट से बेची है? वो MR3 है। और तीनों टोटल कितने में बेची? वो TR3। समझ पा रहे हैं? तो ये एडिशनल चेंज में बताता है कि सेकंड से जब थर्ड में TR आया तो कितना चेंज आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MR1 और MR2 और MR3 इन तीनों को जोड़ दो। मतलब फर्स्ट यूनिट का सेलिंग प्राइस प्लस सेकंड यूनिट का सेलिंग प्राइस प्लस थर्ड यूनिट का सेलिंग प्राइस, तीनों को जोड़ दो तो टोटल 3 यूनिट्स का TR आ जाएगा।
ठीक है, सेम चीज पढ़ रहे हैं तीसरी बार। एमपी में भी ये था एमपी प्लस एमपी प्लस एमपी टीपी, ऐसे एमसी प्लस एमसी प्लस एमसी टीसी, और अब एमआर प्लस एमआर प्लस एमआर टीआर बने जा रहा है। ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ एमआर इक्वल्स टू टीआर, सारे एमआर को जोड़ दो और टीआर बन जाएगा। सम टोटल ऑफ एमआर कोरस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट इज इक्वल टू टीआर। चलिए अब आगे आ गए हम एआर, एवरेज रिवेन्यू। सबसे आसान होता है एवरेज, तो टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट। पर यूनिट कितना कमा रहे हैं जी हम, टोटल रेवेन्यू ऊपर लिखो, क्वांटिटी नीचे लिखो। इलस्ट्रेशन दे रखा है, 1000 रुपए मान लीजिए टोटल रेवेन्यू है और क्वांटिटी है 100 रुपए की, सॉरी क्वांटिटी 100 यूनिट्स की, तो पर यूनिट हमने कितना रेवेन्यू रखा है 1000 डिवाइड बाय 100, 10 रुपए। AR रेफर्स टू द रेट एट विच आउटपुट इज सोल्ड। किस रेट से बेच रहे हैं हम, 1000 यूनिट 10 रुपए की रेट से बेच रहे हैं, मतलब हम 100 यूनिट। इट रेफर्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द AR इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ इट। ये क्लियर कर पाने के लिए देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई मैंने 1000 रुपए में 100 आइसक्रीम बेची हैं, तो 10 रुपए में एक आइसक्रीम बेची ना, मतलब प्राइस आ गया ना उसका, ये सेलिंग प्राइस आ गया। AR इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस भी अगेन चेंज हो सकता है अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ना। हमारा ऐसा सिस्टम है कि रेट फिक्स रहता है कि चाहे 1 यूनिट लो चाहे 10 यूनिट लो। बहुत बिजनेसमैन है, देखो जो बिजनेसमैन ना बहुत कम मार्जिन पे काम करता है, जैसे होलसेलर हो गया, होलसेलर बहुत कम मार्जिन पे काम करता है। उसके यहाँ क्या होता है कि ऑर्डर आप चाहे 50 मिनट लो चाहे 5 मिनट लो, ये रेट लगेगा। लेकिन रिटेलर का मार्जिन अच्छा होता है, जनरल रिटेलर का मार्जिन फिर 20% के आसपास का होता है, तो उसका मार्जिन अच्छा होता है। उसके पास अगर ज्यादा क्वांटिटी बोलो तो रेट कम कर लेता है। नीचे हॉट्स में क्वेश्चन दे रखा है कि शो कीजिए कि AR और प्राइस बराबर। कोई भी देखिए आगे लिखा हुआ है AR का फॉर्मूला TR डिवाइड बाय Q, तो TR क्या बन गया, TR प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके TR आता है। अभी अभी हमने AR निकालना सीखा है, TR अपॉन में Q, Q नीचे ले जाइए, ये क्या बन गया P प्राइस, TR अपॉन में Q, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर हुए, ठीक है। TR का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय Q, Q को नीचे ले गए तो क्या बन गया TR अपॉन Q बराबर P है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आगे देखिए ये AR का फॉर्मूला हमने बताया TR अपॉन में Q। अब TR अपॉन में Q की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन से निकाल चुके हैं P, तो TR अपॉन Q की जगह पर मैंने P रख दिया, तो एवरेज रेवेन्यू P के बराबर है, प्रूव किया, ठीक है जी। अब देखो बड़ी बेसिक सी चीज है सर, AR P हमें पता होता है, लेकिन अगेन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मेजॉरिटी बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे, ये प्रूव करो AR और P बराबर। तो इसलिए आपको रीडिंग स्किल बढ़ाने हैं, हमने स्टडी कर करके देखिए क्वेश्चन जैसे बॉक्स में दे रखा हो, चाहे फोकस जोन में दे रखा हो, चाहे 1 मार्क में दे रखा हो, चाहे केस स्टडी में दे रखा हो। आगे बढ़िए, लेट अस बी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रखा है, पढ़ते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली वगैरह क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब कंपटीशन अच्छा खासा चल रहा है। A firm under perfect competition is a price taker. It takes market price as given. मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही लेना पड़ता है। सिंपल, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू AR। प्राइस मतलब AR को प्रूव करा था हमने। We can say that AR is given to a firm, implying that it can sell any quantity at the given price or the given AR. एग्जांपल दे रखा है AR 10 रुपए है, मान लीजिए प्राइस 10 रुपए है। उसके बाद देखिए टेबल में एक बार, 1 यूनिट बेची 10 रुपए का रेट रखा, 2 बेची तब भी 10 का रेट रखा, 5 बेच रहे हो तब भी 10 का रेट। जहां पे परफेक्ट कंपटीशन है वहां प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स में सर हमारा इनका एग्रीमेंट कर रखा है सारी कंपनियों ने कि हम प्राइस वॉर नहीं करेंगे। जो भी हमें कंपटीशन करना है, मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बड़े से बड़े स्टार को रखेंगे,
खूब होर्डिंग्स लगाएंगे, लेकिन प्राइस वॉर नहीं करेंगे क्योंकि एग्रीमेंट कर रखा है, इसलिए हर एक कोल्ड ड्रिंक जो है वो ऑलमोस्ट सेम रेट पर मिलती है। प्राइस वॉर बेसिकली उन्होंने क्या रखा कि मिनिमम प्राइस सेट कर रखा है एग्रीमेंट के, इससे कम में नहीं बेचेगा कोई, ऊपर बेचो जितना मर्जी बेच लो। मतलब पेप्सी वाला 40 की जगह 70 की रख ले आधा लीटर तो वो कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली नहीं करेगा क्योंकि खरीदेगा नहीं फिर कोई। मिनिमम प्राइस उन्होंने एग्रीमेंट में कर रखा है। तो फिर कंपटीशन में मतलब प्राइस अपने हाथ में नहीं होता, प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस गिवर नहीं होते। हमारा प्राइस ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग का प्राइस। तो क्वांटिटी चाहे 1 हो चाहे 5 हो, प्राइस 10 रुपए का ही। टोटल रेवेन्यू देखिए, टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला हुआ है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस से तो टीआर आ गया। 1 यूनिट बेची 10 रुपए, 2 बेची 20 रुपए, 5 बेची 50 रुपए। एमआर में दिखता है ये चेंज, कितना चेंज आ रहा है, टीआर में वही एमआर है, सब में 10 लिखा हुआ है। अब जो क्वेश्चन था कि समेशन ऑफ एमआर इक्वल्स टू टीआर, प्रूव करेंगे सही है कि नहीं। 2 एमआर का सम करो और बताओ टीआर के बराबर है कि नहीं। 10 + 10 20 के बराबर आ रहा है। 3 एमआर का सम करो, देखो टीआर के बराबर है कि नहीं 30। 4 एमआर का सम करो, टीआर के बराबर है कि नहीं 40। 5 एमआर का सम करो, टीआर के बराबर है कि नहीं 50। नाउ यू कैन चेक द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स, टीआर बराबर एआर मल्टीप्लाई बाय टीपी। एआर जो है वो प्राइस है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो टीआर आता है। आगे लिखा हुआ टीआर इज समेशन ऑफ एमआर, एमआर को जोड़ दो तो टीआर बन, ये भी चेक कर लिया आपने। आगे एआर इक्वल्स टू टीआर अपॉन क्यू, टीआर को क्यू से डिवाइड करो तो एआर निकल जाता है। नेक्स्ट एमआर कैसे निकलता है, जो एमआर चाहिए आपको वो वाला टीआर माइनस उससे पीछे वाला टीआर। मुझे एमआर 5 वाला चाहिए तो टीआर 5 वाला माइनस टीआर 4 वाला। Also check that if AR is constant then MR equals to AR। सर अगर हमारा प्राइस फिक्स है, सोच के देखिए, हमने कस्टमर से जो भी है हमारा फिक्स रेट है, यही रेट लगेगा चाहे क्वांटिटी 1 लो चाहे 1000 लो, फिक्स रेट है बिल्कुल। तो हर एक जो एडिशनल यूनिट है जो MR है वो 1 यूनिट का प्राइस ही तो हो गया। सपोज ये मार्कर है 20 रुपीज का मार्कर है, अब 5 मार्कर लिया तो 5 × 20 100 रुपए लूंगा। 6 मार्कर लेना सामने वाला तो 120 रुपए लूंगा। तो ये टीआर जो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो एक प्राइस की वजह से तो बढ़ रहा है, 1 यूनिट के प्राइस की वजह से। तो देखो 3 चीज बराबर हो गई, P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ये तीनों चीजें बराबर हो गई। MR मींस एडिशनल कितना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यूनिट बेच करके। प्राइस फिक्स है तो जितना प्राइस है उतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, जितना प्राइस है उतना ही एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा अगर प्राइस फिक्स है, और एवरेज रेवेन्यू वही देगा क्योंकि प्राइस फिक्स है। तो AR, P और MR तीनों बराबर रहेंगे अगर प्राइस कांस्टेंट है तो। लिखा हुआ इफ AR इज कांस्टेंट तो MR और AR बराबर हो जाएंगे। पढ़े जी आगे। A few more relationships देखते हैं। You can work out a few more relationships from the following table। पहला, MR is simply an addition to TR, जितना ऐड हो रहा है TR में वही MR है when one more unit is sold। Second, in case price is constant, अगर प्राइस फिक्स रहे, जैसे एग्जांपल 10 रुपए था फिक्स, मतलब AR भी कांस्टेंट रहे तो MR भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब तीनों बराबर रहेंगे। P equals to AR equals to MR, तीनों बराबर है। यहाँ पर लिखा हुआ ना MR equals to AR, वहाँ पे equals to P भी लिख लो, है ना, ध्यान रहेगा उसको बुक में ही। यहाँ पर लिखा हुआ MR equals to AR, उसके आगे लिख लो equals to P, आपको ध्यान रहेगा कि हाँ जी भैया तीनों बराबर रहते हैं। बढ़े जी आगे। थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट MR इंप्लाइज कांस्टेंट एडिशन टू TR। अगर MR फिक्स है, कांस्टेंट है 10 रुपए, तो वही फिक्स अमाउंट ऐड होता रहेगा TR में। दिस इंप्लाइज TR इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, देख सकते हो ना इस पेज पे TR का कर्व बना हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी हुई है क्योंकि एग्जैक्ट 10 रुपए ही ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल फिक्स्ड है। कर्व में हल्का फुल्का ऊपर नीचे आता है लेकिन बिल्कुल फिक्स्ड है। देख लीजिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तीनों की, AR, MR और TR। डायग्राम में देखिए TR इंक्रीज हो रहा है बिल्कुल फिक्स रेट से,
जीरो पर जीरो है। टोटल कॉस्ट में भी ऐसा होता है क्या? नहीं, टोटल कॉस्ट जीरो पर फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है ना। टोटल कॉस्ट जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, यहां से स्टार्ट होती है टोटल कॉस्ट, क्योंकि यहां पर फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे जीरो, ये तो हो गया कॉस्ट का, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। टीआर बेचेंगे 0 यूनिट्स तो टीआर भी 0, बेचेंगे 1 यूनिट टीआर 10 रुपए, 2 यूनिट 20 रुपए, 3 यूनिट 40 रुपए। तो बिल्कुल फिक्स रेट से बढ़ रही है, कोई इंक्रीज डिक्रीजिंग रिटर्न नहीं आ रही इसके अंदर, तो बिल्कुल फ्लैट रेट से बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद में देखिए एमआर और एआर का जो कर्व है, 0 यूनिट तब भी 10 रुपए, 1 यूनिट तब भी 10, 2 यूनिट तब भी 10, 3 यूनिट तब भी 10। एमआर और पी और एआर तीनों बराबर है। जैसे 10 लो का 10 नहीं, वो अगले केस में पढ़ेंगे ना। फिलहाल हम यहाँ क्या चल रहे हैं कि हम प्राइस टेकर है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो हम रेट चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल ये मान करके हम ग्राफ देख रहे हैं। फिर ऐसा भी केस देखेंगे किसी चैप्टर के अंदर कि अगर प्राइस हम घटा रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी का, तो फिर कैसा कर्व बनेगा। पढ़ते हैं ऊपर से। इन केस प्राइस या एआर इज कांस्टेंट, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है, एमआर इज आल्सो कांस्टेंट, एमआर भी कांस्टेंट रहता है, इंप्लाइंग दैट टीआर इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट से, फिक्स रेट से इंक्रीज होगा टीआर, बिकॉज एमआर इंडिकेट करता है कि टीआर, एमआर इंडिकेट करता है रेट, भाई जितना एमआर होता है टीआर में उतना ही ऐड होता है। अगर एमआर फिक्स है तो फिक्स अमाउंट ही टीआर में ऐड होगा। इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, टीआर फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अपवर्ड जा रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। फिगर 1 shows that if output level OL, TR equals to OS, revenue लिखा है ना। Alternatively, TR can be estimated as the multiple of AR and output. सिंपल सी बात, AR मतलब प्राइस है, प्राइस को आउटपुट से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो TR है। So that TR equals to AR into output। AR पढ़ो कि P पढ़ो एक ही बात है। It can also be estimated as the total area under MR curve। MR curve के अंदर टोटल एरिया कितना है उसके हिसाब से, corresponding to a given level output, because TR is the sum total of MR corresponding to each। सेम चीज तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि TR equals to summation of MR, ये थर्ड टाइम पढ़ना है। डायग्राम देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। ये ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, कर्व पेन छोटा था, पढ़ते हैं उसको। कांस्टेंट प्राइस मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है क्वांटिटी बढ़ने की वजह से, तो मींस टीआर इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट से, टीआर शो किया जाएगा स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड, और वो ओरिजिन से निकलेगा। ओरिजिन से क्यों निकल रहा है? अगर आउटपुट 0 तो टीआर भी 0। ये सारी बातें अगेन क्वेश्चन आ जाए वैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन एआर एमआर टीआर, ग्राफ भी, ग्राफ एक्सप्लेनेशन भी, तो ध्यान रखना है सबको। सेकंड पॉइंट, बोथ एआर एंड एमआर आर इंडिकेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं सर? लेफ्ट से राइट। वर्टिकल किसे कहते हैं? अप से डाउन। बैलेंस शीट कैसी बनती है प्रोप्राइटरशिप की? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, इधर लायबिलिटी इधर एसेट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है प्रोप्राइटरशिप की। 12th क्लास में पढ़ोगे कंपनी की बैलेंस शीट, वो वर्टिकल होती है, लायबिलिटी इधर, टोटल एसेट इधर, टोटल। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की हॉरिजॉन्टल बनती है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल, क्या तो लिखने में ना ध्यान रहेगा, अप टू डाउन, ये वर्टिकल। नोट कर लेंगे।
ये पॉइंट जनरल है, मतलब ऐसा कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है, अकाउंट्स हो, इको हो, वैसे भी कोई चीज़ हो, कभी आप स्कूल में टीचर से भी बात कर रहे हो या स्टूडेंट किसी को पढ़ा रहे हैं तो वैसे हो, उसको कोई वर्टिकली बना तो टेक्निकल लगेगा कि आप कुछ पढ़े लिखे लैंग्वेज होती है ना, हमारे वर्ड से पता लगता है कि हम कितने एजुकेटेड हैं। तो आपकी लैंग्वेज भी आना चाहिए, ऐसे मत पूछो इधर से इधर बना जो उधर से उधर बना, ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए हमारी। हम अगर सब स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं हमें ऐसा बोले कि हॉरिजॉन्टली बनाए कि वर्टिकली बनाए, है ना, ये लैंग्वेज होनी चाहिए बात करने की। अब फिगर 2 पर बात कर रहे हैं जी, जो MRTR वाली है, सॉरी MR और AR वाली। फिगर 2 इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट प्राइस इज कांस्टेंट। अभी मान के चल रहे हैं प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज होगा तो अलग कर्व बनेगा, वो सीखेंगे नेक्स्ट पेज में। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू OP, मतलब प्राइस ऑफ आउटपुट, और जो उसमें दिखा रखा है ग्राफ के अंदर, O जो है वो ओरिजिन है, P जो है वो प्राइस है। तो TR टोटल लेवल में कैसे निकाला जाए, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, TR आ गया। तो आउटपुट दिखा रखा है ग्राफ में OL, दिख पा रहा है सबको OL, जो X एक्सिस है जो वो है वो आउटपुट है, और जो Y एक्सिस है वो रेवेन्यू। जो OP क्या है वो प्राइस है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर OLSP दिख रहा है आपको स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर जो है वो TR हो गया, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। समेशन ऑफ MR इक्वल्स टू एरिया OLSP। राइट जी, आगे जो व्हाट हैपेंस इफ AR इज नॉट कांस्टेंट, ये पूछा था आपने कि सर अगर प्राइस फिक्स ना रहे, प्राइस चेंज हो तो उस टाइम क्या होगा, पढ़ते हैं कि प्राइस कांस्टेंट ना है। अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली सर होती है पढ़ेंगे मार्केट चैप्टर के अंदर, यहाँ पर सिंगल सेलर होता है, अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी रेट रखें, बढ़ाएं घटाएं। प्राइस AR टेंड्स टू डिक्रीज एज द आउटपुट इंक्रीजेस, हम क्या करते हैं जनरली अपना सामान ज्यादा बेचने के लिए बहुत ज्यादा प्राइस रखते हैं सिंगल यूनिट का, हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी खरीदो, क्वांटिटी ज्यादा खरीदो, इस चक्कर में हम प्राइस ही बहुत ज्यादा रखते हैं। जैसे शोरूम में हो गया MRP सपोज कपड़ों का रखे हुए 2,000 रुपए, और मतलब बाई टू गेट 1 फ्री कर दिया, तो एक तरह से उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो 2 खरीदे एटलीस्ट, ताकि उसको तीसरा फ्री मिले। तो प्राइस डिक्रीज होता है जब क्वांटिटी बढ़ती है। देखते हैं अगले पेज पर, पहला आउटपुट जो हमने बेचा 10 रुपए का रेट लगाया, सामने वाला कहता है कि 2 यूनिट ले लूंगा, तो रेट लग जाएगा 9.5 रुपए का। मुझे बताओ 9.5 रुपए का जो रेट लग रहा है वो सेकंड यूनिट के लिए लग रहा है या दोनों यूनिट्स के लिए लग रहा है? दोनों के लिए लग रहा है ना। थर्ड हम बेच रहे हैं 9 रुपए के हिसाब से, और सामने वाला अगर 4 ले लेता है तो हम बेच देते हैं 8.5 के हिसाब से। मतलब जैसे क्वांटिटी बढ़ाएगा कस्टमर वैसे सेलर प्राइस घटाएगा। TR देखते हैं, TR कैसे आ रहा है सर, प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्वांटिटी से, 10, 19, 27, 34। MR चक्के से घटता जा रहा है। पहले वाला जब बेचा सबसे महंगा बेचा 10 रुपए का, सेकंड वाला जो बेचा वो 9 रुपए आए उसको बेच करके। सर सेकंड में तो 9.5 में बेचा था, तो ये 9 रुपए कैसे आ रहा है? हाँ जी, राउंड फिगर नहीं, हाँ जी नहीं, क्योंकि सर अगर 2 यूनिट बेचे तो दोनों यूनिट का इक्वल प्राइस होगा। देखो ध्यान से, बिल्कुल सही कि देखो जब सेकंड में 9.5 की बेची ना तो 50 पैसे का लॉस तो सेकंड वाली पर हुआ, 50 पैसे का लॉस फर्स्ट वाली पे भी तो हुआ। सिंपल सी बात ध्यान से देखो कि कस्टमर मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ 10 रुपये रेट लगाऊंगा, वो कहता है 2 लूंगा, हमको 9.5 लगा दिया। अब मेरे पॉइंट से सोचो, मेरे को पहले भी बेच 10 रुपये आ रहे थे, 2 बेच के 19 आ रहे हैं, तो 9 रुपये तो बढ़े, मतलब उसको दिख रहा है 50 पैसे का डिस्काउंट, मेरे एक्चुअल में 1 रुपये कम हो रहे हैं, क्योंकि 2 रुपये कम करने पड़ रहे हैं ना मेरे को। ठीक है, ऐसी थर्ड वाली 9 के रेट से बेची तो 8 रुपये आ गए। 8 रुपये कैसे हो गए सर, ये 1-1 रुपये कम हो गए तीनों यूनिट्स का। फोर्थ वाले पे आ गए थे, 8.5 के रेट से बेची हमने तो 34 रुपये में बेची, टोटल 27 से 24 7 रुपये एक्स्ट्रा। तो जैसे जैसे हम और बेचते जाएंगे तो हमारे पास मतलब रेवेन्यू पर यूनिट कम आता रहेगा।
लेकिन ओवरऑल बढ़ेगा, टीआर तो बढ़ ही रहा है। तो 0 भी आ सकता है फिर। एमआर हो सकता है जी। MR भी हो। हाँ आगे, इन केस एआर इज डिक्लाइनिंग, मतलब प्राइस डिक्लाइन हो रहा है तो एमआर भी डिक्लाइन होगा। पिछले वाले में क्या था, एआर कांस्टेंट एमआर भी कांस्टेंट। व्हेन एआर इज डिक्लाइनिंग बाय 0.5 एमआर इज डिक्लाइनिंग बाय 1, डबल से ये घटा पहले वाले में। दिस प्रूव्स दैट अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक एमआर डिक्लाइंस फास्टर देन एआर। डेफिनेटली सर एमआर ज्यादा रेट से बढ़ेगा, क्योंकि जो एआर है वो तो सिर्फ अगले वाले का ही प्राइस दिखा रहा है कि 10 के लिए 9.5 लगा दिया, लेकिन जो एमआर है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है कि टोटल रेवेन्यू ही रेट कम हो रहा है। When MR is declining, we are addressing less and less to TR. मतलब MR अगर घट रहा है, इसका मतलब MR ही TR में जुड़ता है। अगर MR घट रहा है तो TR में कम कम जुड़ रहा है, मतलब TR TR increases, TR बढ़ेगा चलिए, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में TR बढ़ रहा था कांस्टेंट रेट से, 10 20 30 40 कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था। इस बार बढ़ तो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा, घटे हुए रेट से बढ़ रहा है। कैन एमआर बी जीरो और नेगेटिव, तो हाँ जी हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं ये, सर 1 यूनिट बेच रहे हैं हम 100 रुपए के रेट से, सामने वाला अगर 2 यूनिट लेता है तो 80 रुपीस का रेट लगा लेंगे। सामने वाला अगर 4 यूनिट लेता है तो 40 रुपए का रेट लगा लेंगे। सामने वाला अगर 5 यूनिट लेता है तो 30 रुपए का रेट लगा लेंगे। अब देखिए 1 यूनिट बेच के कितना रुपए मिले, 100 रुपए। 2 बेचकर 160 मिले, 4 बेचकर भी 160 ही मिले, और 5 बेचकर 150 और घाटा हो गया। तो देखो जी हमारा, देखिए पहले वाला 1 यूनिट बेचकर 100 रुपए, तो 100 रुपए ही हमारा। उसके बाद 1 यूनिट और बेची तो कितने मिले, 60 एक्स्ट्रा में 60 रुपीस हो गए। उसके बाद देखिए अगले बार कैसे निकालेंगे बताओ, एमआर चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी दिया ना। देखो सीधा टीआर का डिफरेंस देखोगे आप तो तब देखना है जब एक एक यूनिट से बढ़ रहा हो। यहाँ पे देखो ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 हो गया सीधा, है ना। तो एक एक यूनिट नहीं है ना, तो अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टीआर कितना है जी, 160 माइनस 160 0 है। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 4 और 2 का डिफरेंस 2, तो 160 माइनस 0 अपॉन 2 0 आ गया। मतलब हम 2 यूनिट बेचे तो भी इतना ही पैसा मिल रहा है, 4 बेचे तो भी इतना ही पैसा मिल रहा है। और आगे तो 160 150 हो गया, माइनस का 10 नेगेटिव हो गया जी हमारा, मतलब और एक्स्ट्रा रेट कम कर रहा हूं ज्यादा बेच करके तो नुकसान हो रहा है। इन जनरल ये नुकसान उठाया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। बहुत चीजों के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों के कपड़े हो गए, सर्दियां जब जा रही होती हैं उस टाइम मॉलों में बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर सामान बिकता है। जो सर्दियों के कपड़े हैं, स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह हैं, ये मॉल्स में जब सीजन खत्म हो जाता है सर्दियों का, उस टाइम ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर देते हैं, कभी कभी कॉस्ट से भी बिलो पर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर नहीं बेचेंगे तो इनको एक तो जो पैसा ब्लॉक हो रखा है वो 1 साल तक ब्लॉक रहेगा पूरी सर्दियों तक। दूसरा इस पे स्टोरेज की कॉस्ट आएगी हमें, क्योंकि मतलब स्पेस हमेशा लिमिटेड सा होता है, वहाँ पे गर्मियों के कपड़े रखेंगे, ये वाले रखेंगे, स्टोरेज की कॉस्ट आएगी। प्लस रिस्क होता है रखने में, मतलब खराब होने का, और बाद लेके जाना लेके आना, जो नए कपड़े हल्का सा भी कहीं स्क्रैच आके कस्टमर को लेने वाले हैं, तो ये रिस्क रहता है। इसलिए गवर्नमेंट बिलो कॉस्ट में निकाल देते, तो ऐसा ऑफर निकाला जाता है कि आप इतने यूनिट लोगे तो और रेट कम, इतने यूनिट लोगे तो और रेट कम, वो चाहता है मैक्सिमम सामान निकल जाए हमारा। तो ये उस केस में ऐसा होता है कि नेगेटिव एमआर भी आ सकता है। आगे देखते हैं, एमआर कैन बी 0 और इवन नेगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग। बस एमआर 0 है जब आउटपुट 4 है, एमआर नेगेटिव है जब आउटपुट 5 है। टीआर स्टॉप्स इंक्रीजिंग व्हेन एमआर इज 0, टीआर इज मैक्सिमम व्हेन एमआर इज 0। एमआर जो है वो ऐड कर रहा है टीआर के अंदर, जितना एमआर होता है उतना ऐड होता रहता है। जैसे एमआर 0 हो गया, ऐड होना बंद हो गया उसके अंदर, तो टीआर मैक्सिमम है। जब एमआर 0 हो उस टाइम टीआर मैक्सिमम है। जब तक एमआर पॉजिटिव है टीआर बढ़ रहा है, जब एमआर नेगेटिव हो जाएगा तो टीआर 0 टीआर नहीं 0 नहीं होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो ये का थर्ड पॉइंट के अंदर जब टीआर घटना शुरू हो जाएगा जब एमआर नेगेटिव होगा। अब
क्योंकि अब नेगेटिव चीजें हम जोड़ रहे हैं इसके अंदर तो वो घटेगा टोटल। When MR is declining, less and less is added to TR for every additional unit of output. Accordingly, TR increases at a decreasing rate. TR बढ़ तो रहा है लेकिन घटे हुए रेट से। डायग्राम के अंदर लियो, TR पहले बढ़ रहा है, उसके बाद पॉइंट नंबर बी पे पहुंचा हाईएस्ट है, उसके बाद घटना चालू हो गया। और MR देखिए, MR घट रहा है, x एक्सिस पे टच हो गया मतलब जीरो हो गया। और जब MR x एक्सिस पे टच हुआ है एग्जैक्ट तभी TR मैक्सिमम है, चेक करो। जब MR x एक्सिस पे टच करा है मतलब वो जीरो है, जस्ट उसी के ऊपर TR मैक्सिमम है। और जैसे ही MR x एक्सिस के नीचे पहुंच गया मतलब वो नेगेटिव होना शुरू हो गया तो TR घटना चालू हो जाएगा। ठीक है जी, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है जो पढ़ते हैं एक बार। अप टू पॉइंट बी मतलब जहां पर टीआर मैक्सिमम वहां तक टीआर कर्व इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है कि घटे रेट से बढ़ रहा है, बिकॉज एमआर इज डिक्रीजिंग। एमआर घट रहा है इसलिए टीआर बढ़ तो रहा है लेकिन घटे हुए रेट से बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर बी पर टीआर मैक्सिमम है क्योंकि एमआर जीरो। बी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, टीआर घटना चालू हो गया क्योंकि एमआर नेगेटिव है। नेगेटिव चीज किसी में ऐड करोगे तो वो घटेगी। इन अ सिचुएशन ऑफ जीरो प्राइस एआर टचेस एक्स एक्सिस, मतलब एक इमेजेस ले रहे हैं, हालांकि पॉसिबल नहीं है कि हम इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आप लोगे 1000 यूनिट तो आपके लिए प्राइस जीरो हो जाएगा। उसी केस में टीआर जीरो हो सकता है, एक्चुअली केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, हम प्राइस कभी जीरो रखेंगे 0.111 कर सकते हैं लेकिन कुछ तो प्राइस रखेंगे, जीरो तो करेंगे। तो टीआर जीरो का मतलब टीआर एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, इसका मतलब टीआर जीरो है, टोटल रेवेन्यू जीरो है। वो तो भी उसका है प्राइस जीरो रखिए, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो जीरो प्राइस नहीं पॉसिबल है कि एक्स एक्सिस को वो टच कर सके। और देन एक बार पार्ट ए ऑफ द फिगर जो टीआर वाला पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं, shows that TR curve while part B shows AR and MR. In both the figures, unit of output are shown on x-axis and revenue y-axis. जो x-axis बना रखा है नीचे वाला, x-axis horizontal है कि vertical है? Horizontal और y-axis vertical, ठीक है? अच्छा। तो जो यूनिट्स हैं वो x-axis पर हैं और जो रेवेन्यू है सेल्स है वो y-axis पर है। फिगर 3a shows that TR rises, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है जब आउटपुट बढ़ रहा है, जब तक बी पॉइंट तक वो टच नहीं होता। However, it rises only at diminishing rate, बढ़ तो रहा है लेकिन घटते रेट से बढ़ रहा है। जैसे 10 से 20 होना चाहिए था लेकिन 10 से सिर्फ 9 हुआ, 19 से 29 ना हुआ, 19 से 27 हुआ, तो घटते हुए रेट से बढ़ लेकिन बढ़ रहा है। At point B, TR is maximum, highest है TR. Beyond point B, it starts falling, घटना शुरू हो जाता है। The behavior of TR is determined by behavior of AR and MR. जैसा AR MR करेगा वैसा ही TR करेगा। Figure 3b shows that by the sale of each additional unit of commodity, MR tends to decline. अगर हम ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे तो हमारा प्राइस घटता जाएगा, तो एडिशनल आउटपुट तो कम ही मिलेगा। Consequently, TR increases only at a diminishing rate. TR बढ़ता है लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ता है। सेम चीज ये मत सोचो कि बहुत चैप्टर लंबा हो जाता है, सेम चीज 5-5 6-6 बार रिपीट होती है, लेकिन बस अलग एंगल से बताया जाता है, उसको किसी और एंगल से बताया जाता है। When the MR diminishes and becomes zero, उस पॉइंट पर TR मैक्सिमम होता है। This figure also shows that both AR and MR fall when MR is less than AR. अगर MR AR से कम है मतलब हमारा एक्स्ट्रा बेच करके पैसा नहीं मिल रहा, उतना कम मिल रहा है, AR ऊपर होता है MR नीचे होता है, वो दोनों घटे होते हैं। MR can be positive, zero and negative, but price is always non-negative. Non-negative समझ पा रहे हैं क्या? नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब आप 200 यूनिट मान लीजिए मार्क कर 20 रुपए का, ज्यादा क्वांटिटी लोगे 15 का लगा दूंगा, 10 का लगा दूंगा, 1 रुपए का लगा दूंगा, 0 का लगा दूंगा, -2 लगाऊंगा माइनस का, मतलब आपको सामान भी दूंगा और पैसे भी दूं, मतलब ये हो गया ना नेगेटिव प्राइस का मतलब तो ये हो गया। सेलिंग प्राइस नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि मैं सामान भी दे रहा हूं और पैसे भी दे रहा हूं,
तो कभी नहीं पॉसिबल, हद से जीरो हो सकता है, हद से ज्यादा, कि मुझे सब सामान रखा हुआ है और उसकी स्टोरेज कॉस्ट जा रही है और इसको सामान बेचने के लिए मुझे कन्वेंस देनी पड़ रही है कि मैं कुछ सामान में ऐसा, जैसे मैं बताया था कि जब घर तोड़ के नया बनाते हैं, जब तोड़ते हैं मकान तो काफी सारा मलबा निकलता है, ईंटें वीटें बहुत सारी निकलती है, उसके लिए हम टेम्पो वाले को बुलाते हैं और वो पैसे लेता है हमसे इसको उठा के लेके जाने के, और वो जहां लेके आता है उसको बेचता है, वो मतलब उससे डबल इनकम हो गई, हमसे खरीद रहा है और हमें पैसे देने में पैसे ले रहा है हमसे, और जिसको बेच रहा है उससे डबल पैसे ले रहा है। तो हमारे पास मजबूरी है कि हम इतना सारा सामान करेंगे, हम तो हटाना है, हमें जगह खाली कोई दूसरा बनाना है, तो सिचुएशन अगर ऐसी है सपोज तो हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, तो नेगेटिव में नहीं होगा, मतलब ये बताया जाता है। Obvious it is that TR equals to 0 when AR equals to 0, on an average अगर प्राइस 0 है तो TR भी 0 है। आगे when AR curve touches x axis, मतलब AR x axis पर टच करने का मतलब है कि 0 बन गया, AR 0 मतलब हमें प्राइस 0 रखा है तो TR भी 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। TR curve also touches x axis, however it may be noted that 0 AR and negative MR are just theoretical possibility, है ना, 0 में नहीं बेचेगा कोई भी सामान या माइनस में कोई भी सामान नहीं बेचेगा तो theoretical। फोकस हमने सर समरी बना रखी है इन सबकी। हॉट्स में पढ़ते हैं ये क्वेश्चन पहला, हॉट्स वाले टॉपिक के अंदर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फर्म्स डिमांड कर्व? फर्म्स डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना है कमोडिटी का, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है इसकी। वी नो फॉर अ फर्म प्राइस इक्वल्स टू AR। We also know that firm's AR curve shows the relationship between price and output, तो AR है और output से मिलकर बनता है। Accordingly, we can state that firm's demand curve is same as AR curve. It is also called firm's price line। तो firm demand curve पूछा जाए तो आपको AR curve explain करके आना, ठीक है। Second question, what is firm's price line and what is its shape? Again price line सर AR curve, AR की प्राइस है, AR की प्राइस है तो वही AR कर्व हो गया। फर्म्स प्राइस लाइन इज द सेम एज फर्म्स AR कर्व, ये लिखा हुआ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर होता है तो प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिल्कुल फिक्स होता है रेट, और AR MR दोनों कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक लाइन पर होते हैं, वो कोइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, अलग नहीं है। अंडर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स प्राइस लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, प्राइस घटता जाता है, AR डाउन जाता रहता है, MR भी डाउन जाता रहता है, लेकिन MR फास्ट रेट से डाउन जाता है, इसलिए MR नीचे था AR के, ध्यान करो फिगर के अंदर MR AR के नीचे था, MR ज्यादा तेजी से डाउनफॉल आता है, AR में कम तेजी से, क्योंकि AR में क्या है कि पुराने वाला मिला हुआ है, पुराने वाले जो रेट होता है, पुराने क्वांटिटी बिकी है महंगी रेट वो मिला हुआ है AR के अंदर, इसलिए AR थोड़ा ज्यादा रहता है MR से। MR क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो अभी अभी बेची है लास्ट वाली यूनिट उससे कितना आया तो वो बहुत कम होता है अगले वाले से, सो दैट MR इज बिलो AR इज लेस देन AR अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऊपर फोकस जोन में दिया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ TR AR एंड MR पढ़ते हैं। TR का फॉर्मूला लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बताइए, AR मल्टीप्लाई बाय Q, या फिर ऐसा बोलो P मल्टीप्लाई बाय Q, TR ही आएगा, और करके लिखा हुआ समेशन ऑफ MR को जोड़ देंगे तो TR बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला AR इक्वल्स टू TR अपॉन में Q, टोटल रिमेनिंग को डिवाइड करके क्वांटिटी से तो TR आ जाएगा। MR TRN माइनस TRN माइनस 1, मान लो आपको 5 यूनिट का MR चाहिए तो TR भी 5 यूनिट का माइनस TR चौथी यूनिट का। MR का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन TR बिल्कुल सही, लिख लीजिए इसके आगे इज इक्वल टू लगा करके चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। चेंज इन को हम ट्रायंगल की शॉर्ट शेप में दिखाते हैं, ये जो साइन है ये चेंज इन का साइन है, तो चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q, ये भी फॉर्मूला है MR का। तो MR के फॉर्मूला के आगे लिख लीजिए बढ़े जाके आगे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन TR MR, पढ़ चुके हैं हम, फिर चौथी पांचवी बार पढ़ रहे हैं। पहला TR बढ़ता है कांस्टेंट रेट से,
MR जब कांस्टेंट रहता है, और ऐसा कब होता है? जब परफेक्ट कंपटीशन होता है। दूसरा, TR बढ़ता है लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ता है, ऐसा कब होता है? जब MR घट रहा हो, और ऐसा कब होता है? जब मोनोपोली कंपटीशन या मोनोपोलिस्ट। तीसरा केस, जब MR 0 होता है तभी TR मैक्सिमम होता है। अगला, अगर MR नेगेटिव हो जाए तो TR घटना चालू हो जाता है। ये क्वेश्चन अगेन TR MR के रिलेशनशिप क्वेश्चन है, कर्व भी बना करके आना है, एक्सप्लेन भी करना है। आगे रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, AR MR में बात करते हैं। अगर AR घट रहा है, मतलब प्राइस घटता जा रहा है, AR भी घटेगा और फास्टर रेट से घटेगा, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग MR कर्व होता है और AR के बिलो होता है ये, और ऐसा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, और MR छोटा होता है AR से। क्लियर हो गई बात? अगर AR कांस्टेंट है, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता, तो MR बराबर होता है AR के, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों सेम लाइन पर होते हैं, और ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है। MR नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन AR कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर हो गई बात, तो कितना करते हैं आप?